हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर का, जिसमें मेरा एक पार्ट बचा हुआ था और वही पार्ट मैं आज करवाने जा रही हूँ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा आज का सिर्फ प्रेसिपिटेशन। इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ प्रेसिपिटेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में भी आता है। सिर्फ पेपर से एक बात याद आई कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर होंगे या कैसे होंगे, कुछ पता है आपको? तो गाइस, वैसे पेपर कब होंगे या नहीं होंगे कुछ नहीं पता। वैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी CRSU के अकॉर्डिंग कि थर्ड ईयर के पेपर तो हो जाएंगे जुलाई में, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को ऐसे प्रमोट करते जाएगा आगे। लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होएंगी तो उसके बाद हो सकता है कि वो पेपर ले भी लें। तो आप ये मत सोचना कि पेपर नहीं होंगे। होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे जाओगे, है ना? ऑब्वियस बात है। तो ठीक है, हम काम करते हैं। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेसिपिटेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और अब ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, पर देख लेना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो ऐसा मत सोचना कि काफ़ी लंबी वीडियो है, कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल ईजी करके बताऊँगी मैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होता क्या है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जितने भी आयंस हैं, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन वो आपको डेफिनेशन बताइए प्रेसिपिटेशन की, वो तभी कंप्लीट होती है जब हम ये वाली लाइन साथ में लिखेंगे, एक्सीड्स वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जब किसी सब्सटेंस के अंदर उसकी कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, अगर जो वैल्यू है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी अगर उससे एक्सीड कर जाए कोई वैल्यू, तो उस आयन से कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही प्रेसिपिटेशन होता है। नॉर्मल लैंग्वेज क्या बोलेंगे कि जब किसी आयन से कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सीड कर जाए, जितनी होनी चाहिए उससे एक्सीड कर जाए। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ PbCl2 का, ठीक है? तो नॉर्मली देखा जाए तो PbCl2 की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है वो 4s³ होती है। अगर 4s³ से कोई वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, तो 4s³ से वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, इसका मतलब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुका है, तब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है, ठीक है? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो देख लो, मैं बता देती हूँ। तो PbCl2 पर देखो हमने कैसे निकाला 4s³। PbCl2 ये मान लो ये जो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको सोल्यूशन में डाला और ये डिज़ोल्व हो गया। तो PbCl2 किस में हमने डाल दिया इसको? सोल्यूशन में। पहले सॉलिड था, अब जो PbCl2 है वो किस में ब्रेक डाउन होएगा? Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे जो Pb और Cl2 दो हैं मेरे पास, ठीक है? तो इनमें से एक हम इनकी एक कंसंट्रेशन की क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। तो सॉरी, Pb की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है? मतलब एक की मान लेती हूँ मैं से। तो यहाँ पे क्या टूटा? Pb2 पॉजिटिव, तो Pb2 पॉजिटिव को मैं मान लेती हूँ यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? S। और वैसे ही Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? ऐसे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे 2s। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 Cl है, ठीक है? तो 2 Cl हो गया। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है? पहले S मल्टीप्लाई जो 2s है, मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस और यहाँ पे इसका स्क्वायर, और तो वैल्यू क्या आ गई? 4s³। और ये अब देखना, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन निकाल के दिखाया है, तो अब मैं समझाती हूँ कैसे निकला। तो इन जनरल मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास था, सबसे सिंपल लेके चलते हैं, AgCl किस में टूटा? Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे K क्या निकलता है? वहाँ पे निकलता है Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव अपॉन में AgCl, ये निकलता है। अब यहाँ पे जो AgCl है ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट मानी जाती है। तो उस टाइम पे K इंटू AgCl इज इक्वल्स टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है K इंटू AgCl की कंसंट्रेशन, इसको हम लिखते हैं KSP, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और यही हम यहाँ पे निकाला है। अगर ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कैसे निकलता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, कब? जब वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाए। अब मैं इसको इन जनरल निकाल के दिखाती हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। ये तो है हमने समझ लिया कि हाँ ऐसा था, ऐसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलती है, लेकिन अब देखो इसका इन जनरल देखते हैं। मैंने ले लिया AX/BY, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे PbCl2 है, Pb, समझ गए ना? तो यहाँ पे किस में रूट आई है? A, B, C, L, 2 है, 2 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
एक्स पॉजिटिव प्लस बी वाई नेगेटिव आएगा। सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे ए एक्स बी वाई है, तो ये किस में टूटता है, एक्स ए पॉजिटिव प्लस वाई बी नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं ना। इन जनरल हम यही इक्वेशन लिखते हैं। अब अगर हम इसका केस पे निकालें तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में ए पॉजिटिव का एक्स, वही लिखते हैं ना जो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन और ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, पढ़ा है तो हमने शुरू से ही, और वैसे ही बी नेगेटिव और ऊपर वाई, तो बिल्कुल सेम है। अब इसको आप PbCl2 में अप्लाई करके देखो। जैसे मैंने PbCl2 लिखा, PbCl2 किस में ब्रेक डाउन हुआ, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने Pb को क्या माना था, S माना था, और इसी हम इकट्ठा लिख लेते हैं अभी। चलो मैं अलग करके दिखा देती हूँ। Pb2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन और Cl नेगेटिव की चॉइस। Pb को क्या माना था, एक तो Pb तो एक ही था तो S, Cl कितने थे, 2 थे तो उसको 2S एंड इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया 4S क्यूब। तो इस तरह से मैंने वैल्यू निकाली। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए ये वाली चीज़ तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमारा प्रेसिपिटेशन टॉपिक क्या था कि जब कोई वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाए तब उनकी कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, इनकी प्रोडक्ट, इनके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट तो सिंपल आ गया। अगर इस वैल्यू से एक्सीड वैल्यू कर गई तो वो क्या होएगा, प्रेसिपिटेशन, उस वक्त क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रेसिपिटेशन का टॉपिक जिसमें मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक इस पे, प्रेसिपिटेशन पे दोबारा से। अब वहीं हम आपकी बुक में जो है एक अगला टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में कि कंडीशंस। तो टॉपिक क्या है कि कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट सी है जो आपको पता भी चल जाएगी, इजी भी है। कौन सी है, सुनो। पहली, प्रेसिपिटेट का जो हम प्रेसिपिटेटिंग जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट अगर हमें बनाने हैं तो वहाँ पे अगर हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो अब हमें उसको स्लोली ऐड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या बना, जो भी हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट को या प्रेसिपिटेशन को PPT से डिनोट करूँगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, स्लोली ऐड करना है उस सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे से, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी हम प्रेसिपिटेशन करेंगे, हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्यूशन होता है हम उसमें प्रेसिपिटेशन बनाते हैं तो हम मोस्टली वहाँ पे गैसेस मतलब हीट यूज़ करते हैं। तो उस वक्त मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, गर्म है। तो हमें जब भी प्रेसिपिटेशन होएगी हमें उसी वक्त उसको ठंडा कर देना है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पर हमेशा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर वहाँ पर उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर गर्म ही रहा तो उस प्रेसिपिटेट के कुछ पार्टिकल्स भी सॉल्यूशन में दोबारा डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसी वजह से अगर जब प्रेसिपिटेट बन जाए तो उसी वक्त हम उसको ठंडा कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि दोबारा से वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो और हमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, मतलब डेफिनेशन एक लाइन लिख दी है कि ये मैं जो लिख रही हूँ ये काफ़ी शॉर्ट वे में लिख रही हूँ मैं इसको, आपको इसे एक्सपेंड करके लिखना होता है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब भी कोई प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट उस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होता है तो उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं को प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हो सकती है। अब ये को प्रेसिपिटेशन क्या होता है इसका हम आगे पढ़ेंगे कि को प्रेसिपिटेशन क्या होता है। सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है वो को प्रेसिपिटेशन के साथ कंटेमिनेट हो सकता है, या फिर किसी अदर इम्प्योरिटी के साथ उसकी अटैचमेंट हो सकती है, उसकी एब्जॉर्बेंस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास प्योर नहीं मिलेगा। तो उस प्योर को वापस लाने के लिए हम उसे किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे दोबारा से इसको रीप्रेसिपिटेट करेंगे। और वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से PPT बनाए हैं, किस चीज़ के PPT बनाए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या समझिए यहाँ पे कि जो प्रेसिपिटेट है वो किसी भी इम्प्योरिटी के साथ कंटेमिनेट हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट से डिज़ोल्व कराएंगे और उसको दोबारा से रीप्रेसिपिटेट करेंगे। तो मैं इसकी लिख देती हूँ लाइन क्या बनेगी, मैंने लिख दिया है थर्ड पॉइंट। आप ये मत सोचना कि मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे लाइंस लिखती हूँ, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना बने, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम तो जाता ही है और इतनी लंबी लाइन लिखने में हो जाता है थोड़ा, क्योंकि देख के लिखनी पड़ती है कि हाँ शॉर्ट वे में लिखनी पड़ती है। तो मैं वीडियो पॉज करके लाइन्स लिखती हूँ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हम आगे चलें।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेसिपिटेशन डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फिर तीसरा हम पढ़ते हैं उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आता है टेम्परेचर। अभी आपको सबको पता होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, पता है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो चुका है, ज़्यादा सॉल्युबल होएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल जो कि इनसॉल्युबल थे उस नॉर्मल वाटर के अंदर, मानो वाटर की बात ले लेते हैं, तो उस टेम्परेचर बढ़ाने से वो भी छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर डिसोल्व होने लग जाएंगे, जो कि सिंपल वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन गर्म करते ही वो उसमें भी डिज़ोल्व होने लग जाएंगे। तो हमें प्रेसिपिटेट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल तो डिज़ोल्व होने लग रहे हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या समझ में आए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन तो कम बनेगा। ठीक है, तो छोटा सा इफेक्ट था। अगला आता है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो यहाँ पे जो पीएच का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है। उस कंपाउंड से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो पीएच का इफेक्ट प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेसिपिटेशन के ऊपर क्या पड़ता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मेटल आयंस के फॉस्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फॉस्फेट्स ले लेते हैं, किसके, मेटल आयंस के। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट होते हैं जो मेटल आयंस के, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिर्फ नहीं कहेंगे, ईजिली कहेंगे कि वो ईजिली प्रेसिपिटेट बना सकते हैं बेसिक मीडियम में। किसमें, अगर बेसिक मीडियम है तो, बेसिक मीडियम है तो ईजिली प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, हाँ, और एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो ये बात थी फॉस्फेट्स ऑफ मेटल आयंस की। लेकिन अगर हम वही बात करें BaSO4 की, जो BaSO4 है ना, वो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाता है, वो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, कंपाउंड्स पे, कि हम क्या ले रहे हैं। वही अगर मेटल के फॉस्फेट्स लिए तो वो बेसिक मीडियम में पीपीटी बनाएगा, लेकिन अगर BaSO4 लिए तो वो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में जो है पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन है, मैं आपको वो बता देती हूँ क्या गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। इसका प्रेसिपिटेशन टॉपिक का एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में देखा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक दिया हुआ है और देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, क्योंकि 3-4 पेजेस हैं और बिल्कुल ही ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल सब कुछ। तो इसलिए मैं बिल्कुल छोटा करके बता रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में तो एक्सपेंड करके ही लिखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हम इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया कि ठीक है, हाँ, ये बेसिक मीडियम होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है। अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा प्रूफ कर रखा है BaSO4 को कि ये एसिडिक मीडियम में कैसे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। आपको आना तो चाहिए ना कि यहाँ एसिडिक मीडियम में ऐसा क्या हो जाता है इसको कि प्रेसिपिटेट ईजिली बना लेता है। तो वो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे BaSO4 किस में टूटता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे जो BaSO4 2 नेगेटिव में टूट गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको वाटर से ट्रीट कराएंगे। किससे, वाटर से। इसमें हम डालेंगे वाटर डालेंगे, इन एसिडिक मीडियम में डालते हैं हम यहाँ पे वाटर। किस में, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे HCl है, HCl से जो H पॉजिटिव आता है वो H हाइड्रो वाटर ले जाता है और यहाँ पे वो चेंज हो जाता है H3O पॉजिटिव। लिख सकती हो, बात एक ही है, या तो H2O विद HCl लिख दो या फिर H3O पॉजिटिव लिख दो, है ना। वो बात एक ही होगी कि एसिडिक मीडियम है। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉरी, वो H3O पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है HSO4 नेगेटिव की प्लस H2O वापस निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे जो HCl है, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली HCl डालती जा रही हूँ, मैं से HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, ज़्यादा HCl डालती जा रही हूँ, तो इस वजह से क्या होएगा, SO4 2 नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। इस SO4 2 नेगेटिव कंसनट्रेशन को वापस से ठीक करने के लिए BaSO4 ज़्यादा अमाउंट में टूटेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमने क्या कहा, अगर हम ला चैटल लिए तो सबने पढ़ा हुआ, ली चैटल लिए तो यहाँ अगर मैं HCl कंसनट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँ तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसको ज़्यादा तो फिर यहाँ पे BaSO4 ज़्यादा टूटेगा कहने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा सोल्यूबल होएगा, सोल्युबिलिटी अपनी ज़्यादा दिखाएगा। अगर सोल्यूबल हुआ तभी तो वो 2 आयंस में टूटता है। अगर कोई चीज़ सोल्यूबल होती है तभी वो 2 आयंस में टूटेगी ना। तो मैंने क्या कहा, हम ज़्यादा HCl डालते जा रहे हैं तो
SO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी। उसको ठीक करने के लिए तो यहाँ पे जो BSO4 वाला जो शिफ्टिंग है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम के बाद यहाँ पे राइट साइड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अगर राइट साइड शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब BSO4 ज़्यादा से ज़्यादा Ba2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव टूटने वाला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है। और अगर ज़्यादा इसमें टूटेगा, इस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है ना। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो समझ गए आप। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोबारा बता देते चलो कि BSO4 क्या काम है, एसिडिक मीडियम प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हुआ था Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, फिर हमने इसको एसिडिक मीडियम में वाटर साथ रिएक्शन कराई तो HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर हमें मिला। अब यहाँ पे अगर हम HCl कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। SO4 2 नेगेटिव कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई तो ली चैटर्ली के अकॉर्डिंग जो हमारे जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे BSO4 की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। हमें क्या चाहिए थी, BSO4 के प्रेसिपिटेट चाहिए थे, तो यहाँ पे जो BSO4 के जो प्रेसिपिटेट्स हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। 4 के प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। वैसे मैंने ऊपर थोड़ा टॉपिक का नाम गलत लिख दिया, आप एक बार सही करना। यहाँ पे है फैक्टर अफेक्टिंग नॉट प्रेसिपिटेट, इट्स अ फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, ठीक है, इस बात में मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट की पे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया टॉपिक, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इज द प्रेजेंस ऑफ